चलो जी, लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने सोल्युबिलिटी पढ़ लिया था बेटा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा कि किसी कोवलेंट आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर। मैंने कोवलेंट बॉन्ड में तो आयनिक करेक्टर निकालने का तरीका बता दिया था, डाइपोल मोमेंट से निकाल सकते हैं या फिर हेनरी, वो जो उसका क्या नाम था, हेनरी स्मिथ रूल था, उससे निकाल सकते हो आप। लेकिन किसी आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवलेंट करेक्टर निकालना, आ रही बात में कि बॉन्ड कैसा है, आयनिक, और उसमें कितना कोवलेंट करेक्टर होता है, इसके बारे में हमें जिसने बताया उसको हम बोलते हैं फाजान। क्या बोलते हैं बेटा? फाजान। फाजान रूल। देखो बेटा, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। क्लियर है? अब जैसे अपने सिंपल सी कहानी मान लो, उसमें 70% आयनिक करेक्टर है तो उस बॉन्ड को आयनिक बोल देते हैं। 70% कोवलेंट है तो उसे कोवलेंट बोल देते हैं। 50-50 है तो उसको बीच का बॉन्ड बोल देते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट करेक्टर भी है। तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसके करेक्टर के बेस पर डिसाइड किया जाता है वो बॉन्ड कौन सा होगा। क्लियर है? तो बस सिंपल सी बात करें कि नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक और नॉर 100% कोवलेंट। क्लियर है? ईच बॉन्ड हैव मिक्स करेक्टर ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। हर बॉन्ड में कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड का क्या होता है? मिक्स करेक्टर होता है। फाजान रूल एक्सप्लेन, ये जो फाजान रूल है इसने एक्सप्लेन किया। इससे पहले अगर अपन देखो कोवलेंट वाला पढ़ के आए थे, तो जो कोवलेंट बॉन्ड थे जैसे HCl था, ये बॉन्ड कोवलेंट है लेकिन इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव आ रहा था, और चार्ज आना तो आयनिक बॉन्ड की खासियत होती है। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हमने पोलर कोवलेंट नाम दिया था। क्या दिया था? तो वो था कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर। आज हम पढ़ रहे हैं और वहां पे मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करेक्टर परफेक्टली आंसर निकाल रहे थे, वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। जैसे सिंपल सी कहानी पे करेक्टर से मतलब क्या होता है, जैसे अगर अपन सिंपल सी कहें कि जैसे अपन ने कहा कि शुभांशी बंदर है, तो इसका मतलब शुभांशी बंदर थोड़ी है, बंदरों वाले गुण है। मतलब उस पर चढ़ जाते, इसमें फुर्ती बहुत तेज है, इसमें फुर्ती बहुत है, तेज है इंसान, है इंसान, लेकिन गुण किनके हैं? बंदरों वाले। आ रही बात में? क्लियर है? जा बे तू भी भाग के जा, बंदरों वाले गुण दिखा। आ रही बात में? जैसे अपन ने कहा पीछे तीनों बैठे हैं, तीनों के तीनों बंदर है। क्लियर है? तो अब मुझे नहीं पता कौन कितना बंदरों वाले, इनमें सब में क्या है? गुण है इंसान ही है। क्या है बेटा? इंसान, लेकिन गुण किनके हैं? बंदरों के। फाजान ने हमें यही बताया कि मैं किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर बता दूंगा। तो हमने कहा वैल्यू बता दोगे कि सर वैल्यू से मतलब, जैसे मैंने कहा ये तीनों बंदर है पीछे जो बैठे हैं, तो तुमने कहा कि सर अगर ये तीनों बंदर है तो कौन कितना परसेंट बंदर है? ये मैं नहीं बता सकता कितना परसेंट है। भाई 40% बंदर बन गया, 50% बन गया, मैं ये बता सकता हूँ तीनों में से बड़ा बंदर कौन सा, छोटा बंदर है कौन सा है, ऑर्डर बता सकता हूँ, वैल्यू नहीं। जबकि आप कोवलेंट बॉन्ड वाले में पढ़ रहे थे कि कोवलेंट में जब आयनिक निकाल रहे थे, किसी कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर, तब आप परफेक्टली आंसर निकाल रहे थे। लेकिन आयनिक बॉन्ड में हम परफेक्ट आंसर नहीं निकालते, हम सिर्फ ऑर्डर बताते हैं। क्या बताते हैं? ऑर्डर बताने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ वो ज्यादा बंदर है, ये कम बंदर है, सबसे कम बंदर है तीनों बंदर। ऑर्डर बताया, परसेंटेज नहीं बताया। हो सकता है वो 2% हो, ये 1.5% हो, ये 1 हो सकता है वो 70% हो, ये 50% हो, ये 30% हो। मैं ऑर्डर बता सकता हूँ, वैल्यू नहीं। क्या नहीं बता सकता? वैल्यू। तो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है वैल्यू, और क्वालिटी का मतलब है भाई बंदर है कि नहीं है। क्वालिटी तो बतानी है, तो मैंने कहा हाँ बंदरों वाली क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी कितनी है ये नहीं मुझे। तो फाजान जो है बेटा, फाजान रूल एक्सप्लेन क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्वालिटी बताता है बंदर है कि नहीं। भाई तुम में बंदरों के गुण है कि नहीं है, मतलब ये कि बता देता है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर है कि नहीं, कितना है पता नहीं। तो क्या है बेटा? फाजान रूल एक्सप्लेन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए कोवलेंट करेक्टर, बट इट कुड नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट ए क्वांटिटी, कितना परसेंट कोवलेंट करेक्टर है इसका नहीं पता। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में पता करते थे, वहां परफेक्ट था। अब देखो होता क्या है बेटा, कि कोई भी आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है कि सर एक केटायन और एक एनायन एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे एक सोडियम था, एक क्लोरीन था। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, एक Na+ बना और एक Cl-। एक केटायन बना, एक एनायन बना, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, खत्म, आयनिक बॉन्ड बन गया। अब आपको पता है Na+ भी बैठा, केटायन भी बैठा, Cl एनायन भी बैठा, और कई सालों से बैठे हैं दोनों आसपास। अब देख क्या होता है, केटाइन ने क्या किया था बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज किया था। और बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से बाइंड करके रखेगा?
क्योंकि बेटा सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका क्या है बेटा, इसके न्यूक्लियस इसने पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये अपने बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली पकड़ के अपने पास रखेगा, कहीं जाने नहीं देगा। किस तरह, ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम में मुझे पता है 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सोडियम प्लस में प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो क्या ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करके रखेंगे? अरे बोलो, समझा क्या? अरे बोलो भाई, यहाँ सर ज्यादा मजबूती से क्या रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। लेकिन क्लोरीन है Cl, इसमें कितने थे बेटा, 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन Cl माइनस में 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या जो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन के बस में रहेंगे क्या? अब 17 प्रोटॉन को 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना क्या पॉसिबल है? इस तरह थोड़ा सा हार्ड है। अब देखो क्या होता है बेटा कि जो इस क्लोरीन जो अपना एनाइन है उसका इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव चार्ज तो बोला है एनाइन को, इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। क्यों घूमता है? क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? लेकिन घूमते घूमते उसको समझ में आता है कि साइड में एक एलिमेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या सोचता है कि एक राउंड मार के आए क्या, एक राउंड मार के, तो क्या उसकी तरफ राउंड मारने के लिए जाता है? तो इसके चारों ओर क्यों घूमता है, पॉजिटिव चार्ज है। साइड में जो केटाइन बैठा है नाइन के, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, आप अपने सामने तो बैठे हैं, तो जो एनाइन का इलेक्ट्रॉन वो क्या सोचता है, उधर राउंड मार के आए क्या? इस राउंड मारने के चक्कर में इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, और अगर इसकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, ऑर्बिट जो घूम होती है, तो क्या इसकी ऑर्बिट इसके साथ मिक्स होने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही? देखो आयनिक बॉन्ड का मतलब एक केटाइन और एक एनाइन था, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इस तरह से ऑर्बिटल का मिक्स होना, तो आपको नहीं लगता कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी ऑर्बिटल में मिक्स होने की कोशिश कर रहा है? अरे बोलो, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिटल में मिक्स होने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की तरीका हुआ, मिक्स नहीं हुआ है, कोशिश किया, एक राउंड मार के आ गया उधर की तरफ। हमने कहा ये गुण तो कोवलेंट वालों का होता है, ऑर्बिटल के अंदर मिक्स होना, ऑर्बिटल की तरफ है, इसकी ऑर्बिटल का इसकी ऑर्बिटल की तरफ इन्फ्लुएंस होना, क्या कहलाया बेटा, कोवलेंट बॉन्ड हुआ है। तो उसने कहा नहीं, बॉन्ड आयनिक ही है, बस थोड़े बहुत गुण आ गए, थोड़े बहुत क्या आ गए, एक आधा इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाता है, हमने बॉन्ड तो आयनिक ही बनाया था, बोलो कोई दिक्कत है? तो अब देखो नेक्स्ट और बात, तो हुआ क्या कि सर इस केटाइन ने क्या किया भाई, इस केटाइन में पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लिया बेटा, पोलराइज कर लिया। क्या कर लिया? ये इस इलेक्ट्रॉन का काम था यूं घूमना, और ये इसकी तरफ झुका। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी एक तरफ चले जाना, किसी एक तरफ है, जब इस इलेक्ट्रॉन का काम था ऐसे घूमना, और इस केटाइन की पॉजिटिव चार्ज के कारण वो उसकी तरफ गया, तो बताओ किसका पोलराइजेशन हुआ, एनाइन का। किसका हुआ? एनाइन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया, तो एनाइन का क्या हुआ, पोलराइजेशन हो पे एनाइन, एनाइन का क्या हुआ, पोलराइजेशन। किया किसने? केटाइन ने बेटा, क्लियर है? तो अब सिंपल सी कहानी है, अब केटाइन ने किया, तो केटाइन को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। केटाइन क्या करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन पावर ऑफ ए केटाइन। तो केटाइन की क्या होगी बेटा, पोलराइजेशन पावर। केटाइन की क्या होगी, पोलराइजेशन पावर। आई बात में? तो केटाइन तो क्या करता है बेटा, पोलराइज करता है, और पोलराइजेशन होता किसका है, एनाइन का। क्योंकि केटाइन का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि केटाइन अपने इलेक्ट्रॉन को तो बस में रखता है, हिलने नहीं देता, क्योंकि बेटा उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने इलेक्ट्रॉन कहीं जाने की जरूरत है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगी, उस पर तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन, एनाइन के इलेक्ट्रॉन केटाइन से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्फ्लुएंस होकर उसकी तरफ टिल्ट होते हैं, तो किसका पोलराइजेशन हुआ, एनाइन का। पोलराइजेशन मतलब एक तरफ झुकना है, एक तरफ है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुक गए बेटा? अरे बोलो, समझ में आया बेटा, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइन और पोलराइजेशन पावर ऑफ एनाइन, समझा? तो पोलराइजेशन में पावर बोलूं तो केटाइन की होगी, और पोलराइजेशन बोलूं तो एनाइन का होगा, क्लियर है? और इस पोलराइजेशन में हो क्या रहा है कि इसकी ऑर्बिट इसकी तरफ आ रही है, मिक्स नहीं हुई, पर कोशिश तो की। हमने कहा ये तो करेक्टर कैसा हुआ, आयनिक करेक्टर, सॉरी कोवेलेंट करेक्टर। कैसा करेक्टर हुआ बेटा, कोवेलेंट करेक्टर। मिक्स होना किसका नेचर है, कोवेलेंट। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे थे, जैसे HCl था, तो हमने कहा इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल नेगेटिव, तो हमने कहा तो आयनिक करेक्टर है। कैसा करेक्टर है? इसी तरह आयनिक बॉन्ड में भी क्या होते हैं, कोवेलेंट करेक्टर। तो अब सिंपल सी कहानी है कि व्हेन ए केटाइन एंड एनाइन अप्रोच टू ईच अदर, एक केटाइन और एक एनाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अप्रोच कर रहे हैं। व्हेन ए केटाइन एंड एनाइन अप्रोच टू ईच अदर टू फॉर्म ए आयनिक बॉन्ड, टू फॉर्म ए, ड्यू टू हायर चार्ज ऑन केटाइन। केटाइन पे कैसा चार्ज है, हायर चार्ज ऑन केटाइन,
केटाइन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी, उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू विच पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज अकर। क्योंकि बेटा देखो सिंपल सी कहानी, ये केटाइन है, अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका न्यूट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, और इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहे हैं तो इसका भी क्या होने लग जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियली, कंप्लीट नहीं हुआ है, partially neutralization of charge occur and develop a covalent character in the bond, bond में क्या बनने लग जाएगा, covalent। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, फिनोमिना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन बाय द केटाइन नॉन एज ए पोलराइजेशन। जो एनाइन की जो क्लाउड थी उसका काम क्या था, एनाइन को ऐसे घूमना था बेटा, उसका इस केटाइन ने क्या कर दिया बेटा, डिफॉर्मेट कर दिया, ऐसे तोड़ दिया उसको अपनी तरफ, डिफॉर्म कर दिया अपनी तरफ झुका लिया। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, तो पोलराइजेशन करता कौन है, कि सर पोलराइजेशन केटाइन करता है। कौन करता है, केटाइन करता है। समझा क्या? नेक्स्ट देखो, पोलराइजेशन पावर इज डिफाइंड फॉर केटाइन। पहली बात मैंने आपको पहले बता दी कि पोलराइजेशन पावर सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, केटाइन की, क्योंकि केटाइन पोलराइजेशन करता है। तो पोलराइजेशन पावर किसके लिए डिफाइन है, केटाइन के लिए। किसके लिए डिफाइन है, केटाइन के लिए। तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ केटाइन, इट इज एबिलिटी ऑफ ए केटाइन, केटाइन की औकात, केटाइन की क्या है बेटा, औकात, टू डिफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनाइन, एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म करने की उसकी औकात, उसकी ताकत। उसकी ताकत क्यों है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन कहता है कहां न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे, इधर भी घूम के देखो। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया, पक्का? चलो ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, कि वो कौन से फैक्टर है जो पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, तो पोलराइजेशन पावर किसकी है, केटाइन की, और पोलराइजेशन किसका है, एनाइन का। तो कौन कौन सी चीजें इन्हें इफेक्ट करती है, तो सबसे पहले पोलराइजेशन पावर में अगर अपन बात करें तो पोलराइजेशन पावर है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज अपॉन साइज के। बोलो कोई दिक्कत है, पोलराइजेशन पावर किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज अपॉन, समझा क्या, पक्का? जिसका चार्ज ज्यादा है उसी का उसी केटाइन की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा। तो केटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, एक केटाइन पे +1 चार्ज है, एक केटाइन पे +2 चार्ज है, एक केटाइन पे +3 चार्ज है, तो +1 वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कम अट्रैक्ट करेगा, और +3 वाला एनाइन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो पोलराइजेशन पावर क्या होती है, चार्ज की तो क्या होती है, प्रोपोर्शनल। किसका चार्ज, केटाइन का चार्ज, एनाइन का कोई मतलब नहीं है, पावर तो केटाइन की होती है ना। तो केटाइन का चार्ज तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, साइज क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली। कि सर साइज के इनवर्सली क्यों होनी चाहिए, जैसे एक तो ये केटाइन है और एक ये केटाइन है, दोनों का चार्ज सेम है, तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, छोटे वाला, क्योंकि बड़े वाले से तो दूरी ज्यादा हो गई, इसके न्यूक्लियस है तो इसकी दूरी क्या है, ज्यादा, इसकी दूरी क्या है, कम, तो पर्दे से अट्रैक्ट कर लेगा। तो चार्ज तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और साइज क्या होनी चाहिए, कम। तो पोलराइजेशन पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। याद हो गया, ये अपन पहले पढ़ते आए, लेटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज अपॉन साइज, पोलराइजेशन पावर भी चार्ज अपॉन ए साइज। और आपको पता है चार्ज और साइज दोनों हो तो चार्ज डोमिनेट ओवर ए साइज। तो सिंपल सी कहानी अपने पास है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका चार्ज सेम है, तो जिसकी साइज ज्यादा उसका पोलराइजेशन क्या होगा, कम, इसका पोलराइजेशन क्या है, ज्यादा। इसी तरह से बेरिलियम का पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। यहाँ चार्ज सेम है, सॉरी पहले चार्ज देखूंगा, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा ज्यादा क्या करेगा, पोलराइज। तो केटाइन ही करते हैं पोलराइज। नेक्स्ट बना था पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसका होता है, एनाइन का। अब मैं चाहता हूं उसका पोलराइजेशन हो जाए, उसका पोलराइजेशन होने में क्या क्या होना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा एनाइन है उस पर ज्यादा चार्ज होना चाहिए। कि सर ज्यादा चार्ज होने से, अगर ज्यादा चार्ज होगा तो न्यूक्लियस के जो इसका खुद का न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉनों को बस में नहीं रख पाएगा। अगर बस में नहीं रख पाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या करेंगे बेटा, डिफॉर्म होंगे। भाई न्यूक्लियस है, भाई एक एलिमेंट है उसके पास 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये 10 प्रोटॉन इन 11 को तो बस में रख सकते हैं, लेकिन 10 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन को बस में नहीं रख सकते। तो ये बस में नहीं रखने का मतलब क्या हो गया, डिफॉर्म जल्दी हो जाएंगे। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, किस किस का ध्यान रखे, कोई भी डिफॉर्म हो सकता है। तो ज्यादा चार्ज होने से क्या होगा, जल्दी डिफॉर्म होगा। मैं चाहता हूँ डिफॉर्म होना चाहिए, पोलराइजेशन है होनी चाहिए, ज्यादा पोलराइजेशन का। एनाइन क्या चाहता है कि मेरा पोलराइजेशन हो,
तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा, तो उसमें चार्ज क्या होगा, ज्यादा। और साइज भी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कम क्यों नहीं होनी चाहिए, कि अगर बेटा एक एनाइन छोटा है और एक एनाइन बड़ा है, तो जो छोटे वाला एनाइन है उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा, पकड़ के रखेगा, कंट्रोल में कहीं जाने नहीं देगा। लेकिन बड़ा हुआ तो उसका डिफॉर्म होना क्या हो गया, आसान, न्यूक्लियस को पता ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन कहां फिर रहा है। तो अब देखो ध्यान से कि अगर किसी एनाइन का पोलराइजेशन होना है तो उस एनाइन का चार्ज भी ज्यादा होनी चाहिए और साइज भी। अभी ऑर्डर बदला, इससे पहले तो हर जगह चार्ज अपॉन साइज ही था। तो एनाइन के लिए भी चार्ज की तो प्रोपोर्शनल और साइज की भी क्या है, प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं पोलराइजेशन देखूं तो मुझे पता है इनका चार्ज सेम है, तो साइज देखूंगा, साइज के भी क्या है, एनाइन के प्रोपोर्शनल। तो साइज भी, जिसकी साइज ज्यादा उसी का पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा। चार्ज सेम है तो जिसका साइज ज्यादा। और बेटा इन तीनों में बात करूं तो पहले क्या देखूंगा, चार्ज, क्या देखूंगा, चार्ज। चमका क्या। नेक्स्ट देखो बेटा कि कोवेलेंट करेक्टर है वो कैसे डिपेंड करता है। अगर मैं बात तो अपनी कोवेलेंट करेक्टर की हुई थी, कहां पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ले आए। तो देखो बेटा मुझे पता है कि कोई केटाइन जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतनी ज्यादा ऑर्बिट डिफॉर्म होगी, और जितनी ऑर्बिट डिफॉर्म होगी उतना ही कोवेलेंट करेक्टर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि कोवेलेंट करेक्टर है वो पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल है। पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन पावर के क्या है, प्रोपोर्शनल। पोलराइजेशन पावर के क्या है, पोलराइजेशन पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। केटन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म कर देगा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म कर देगा उतना ही तो फायदा है, उतना ही क्या है, फायदा। नेक्स्ट देखो कि पोलराइजेशन, एक एनाइन की क्लाउड जितनी ज्यादा पोलराइज होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफॉर्म होगी, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितनी डिफॉर्म होगी उतना ज्यादा क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एनाइन का पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए और केटाइन की पोलराइजेशन पावर भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा कब होगी, जब उसकी साइज क्या होगी, कम। साइज क्या होगी, कम, और चार्ज क्या होगा, ज्यादा। आगे बात में। और एनाइन की पोलराइजेशन कब होगी, जब उसका चार्ज ज्यादा और साइज भी ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉल, केटाइन की साइज क्या होनी चाहिए, छोटी, और साइज ऑफ एनाइन क्या होनी चाहिए, बड़ी। साइज की अगर मैं बात करूं तो एनाइन की साइज तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन केटाइन की क्या होनी चाहिए, छोटी। चार्ज की बात करूं, चार्ज दोनों का क्या होना चाहिए, ज्यादा। समझा क्या। नेक्स्ट वन है एलिमेंट दोज हैव सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एलिमेंट जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कि सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब, सूडो नोबल गैस क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट क्या होना चाहिए, D10। क्या होना चाहिए, D10। ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल। एलिमेंट दोज हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल। एलिमेंट दोज हैव फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल आर हायर स्टेबल। ये क्या होते हैं, और अगर ये हाईली स्टेबल है, दिस D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D10 है, दिस D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोन एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझा क्या, पक्का। अब ये सूडो नोबल गैस किन किन के पास है, जैसे मेरे पास कॉपर प्लस Ag प्लस Au प्लस, जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, मरकरी 2 प्लस। बोलो कोई दिक्कत है, इन सब के पास सूडो नोबल गैस है, इन सब के पास क्या है, सूडो। एक के पास और है बेटा, पीडी के पास PD+2। इसके पास जो D10 होता है, इसको दो की बीमारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, क्लियर है। इनके पास क्या है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी, जो सोडियम रखता है। जैसे सोडियम है अपने पास में, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीज सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, इनके पास क्या होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, 2s2 2p6। कैल्शियम प्लस के पास 3s2 3p6। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि जिनके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्स होंगे, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, मैक्स। इट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रिजल्ट, केटाइन हैविंग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिस भी केटाइन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हैव मोर पोलराइजिंग पावर एज कंपैरिजन टू एलिमेंट हैविंग ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिन एलिमेंट के पास नोबल गैस है उनसे ज्यादा क्या रखते हैं बेटा, आगे बात में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो सूडो नोबल गैस वालों का क्या होगा, नोबल गैस वालों से हमेशा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर है ज्यादा। समझा। नेक्स्ट देखो बेटा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट आर मोर कोवेलेंट
कैरेक्टर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाजान रूल। किसके पाजान रूल के एप्लीकेशन क्या है, देखो ध्यान से। जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो पोलराइजेशन पावर के प्रोपोर्शनल है, और साथ में कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन के भी क्या है, प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब मुझे पता है जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा। मैंने कहा उसमें इसमें बंदरों के गुण बढ़ रहे हैं तो इंसानी गुण घट रहे हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर एक घटेगा। तो अपन ने पहले बात बोल दी, सी बॉन्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, और आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक बॉन्ड घट रहा है, और आयनिक बॉन्ड हमेशा मजबूत होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर किसी मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर घट रहा है इसका मतलब बॉन्ड कमजोर हो रहा है, और कमजोर बॉन्ड वाले के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेंगे। क्यों घटेंगे, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर घट रहा है। अरे बोलो। अब किसी मॉलिक्यूल के अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो उसकी जो एसपीएस का मतलब है सोल्यूबिलिटी इन ए पोलर सॉल्वेंट। तो मुझे पता है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और मुझे पता है पोलर सॉल्वेंट में कौन होता है, आयनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, और आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी भी घटेगी, लेकिन नॉन पोलर में बढ़ेगी, नॉन पोलर में बढ़ेगी, ऐसे में पानी में घटेगी। बट नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा, एक होता है कलर इंपार्किंग टेंडेंसी। कलर इंपार्किंग टेंडेंसी होती है कलर दिखाने की क्षमता। वो कोई कलर कौन दिखाता है। अगर आपने एक चीज देखी होगी, आप कभी स्कूल लैब में गए होंगे, तो मोस्ट ऑफ साल्ट व्हाइट कलर के। आपका घर पे नमक भी व्हाइट है, ठीक है, जिसको साल्ट उसी को बोलते हैं। तुम्हें कोई कहता है साल्ट, तुम नमक ही पकड़ाते हो, जबकि वो तो लूण है। क्या है, नमक। और मारवाड़ी में बोले तो लूण, ठीक है। वो साल्ट का मतलब ये थोड़ी कि NaCl है। तुम्हारे क्या बोलते हैं, नमक ही बोलते हैं, लूण नहीं बोलते। किस किस के लूण बोलते हैं, नानी के बोलते हैं, तुम्हारे भी लूण बोलते हैं ना। ये शहरी चौंचले बताइए, इनको क्या पता। तो तेरे को तो बोलते ना, घर तो बोलते ही होंगे पक्का, लूण बोलते हैं ना। हाँ, तो फिर तूने हाथ क्यों नहीं उठाया, तुझे लगा कि ऐसे हाथ उठाऊंगे तो फिर मेरे को ग्रामीण ग्रामीण कहेंगे। अब यूं हाथ उठाने वाला क्या होता है, तो कहता है ये हाथ उठाना होता है क्या। चलो जी, है ये जी सबको समझ में आया बेटा। तो साल्ट जितने भी होते हैं वो कलरलेस होते हैं बेटा। अब की सर हमने बहुत सारे साल्ट भी देखे हैं जो कलर्ड होते हैं, इसका मतलब उन सब में कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे आपने केमिनोफोर देखा होगा, पिंक कलर का होता है लैब में, क्लियर है। आपने तो आपने बहुत सारी टेबलेट भी देखे होंगे, दवाइयां जो आती है वो व्हाइट होती है मोस्ट ऑफ। वो उनका कवर छोड़ दे, मोस्ट ऑफ दवाइयां कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, क्योंकि अगर वो प्योर साल्ट से बनी है, आयनिक कंपाउंड से, तो व्हाइट कलर के होते हैं। और कोवलेंट है तो कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आगे असल में। तो आपको मोस्ट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं वो कैसे दिखेंगे, कलर, क्लियर है। ऐसा नहीं सारे कलर्ड होंगे, पर ये कोवलेंट कंपाउंड की क्या होती है, टेंडेंसी। आयनिक कंपाउंड की टेंडेंसी क्या होती है, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, और मैंने तुम्हें बताया था आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं, जबकि कोवलेंट तो क्या होते हैं, डायरेक्शनल भी होते हैं। तो चीज समझ में आई बेटा। हाँ, तो आयनिक की तो बोला नॉन डायरेक्शनल, और कोवलेंट डायरेक्शनल। आयनिक नॉन डायरेक्शन होता है ना, उसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं ना, केटायन एनायन का अट्रैक्शन है। तो ये सारी चीजें आप समझ में आई बेटा। अब अपन के एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एग्जांपल। कहाँ गए एग्जांपल, यही वाले। देखो ध्यान से, बात नहीं। जैसे मुझसे पूछा इनका कोवलेंट कैरेक्टर बताओ, तो हमने देखा कि इनमें एनाइन तो सेम है, तो सिर्फ केटाइन देखना है। तो अब केटाइन का मुझे क्या देखना है कि सर केटाइन के लिए आपको देखना होता है चार्ज अपॉन साइज। तो सारे सारे एक ही ग्रुप के हैं, और सेम ग्रुप वालों का चार्ज तो क्या होता है, सेम। तो सबका चार्ज सेम है तो साइज देखूंगा। तो अगर मैं साइज देखूं, सुन ले भाई, अगर मैं साइज देखूं तो केटाइन की साइज का ऑर्डर ये है बेटा। तो जिस केटाइन की साइज का छोटी होती है, जितने केटाइन साइज छोटा होगा उतने उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा, उतना उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, इधर देख बेटा, इधर कि अगर मैं इनमें बात करूं तो बेटा सबसे एनाइन तो सेम है, तो मैं केटाइन की साइज देखूंगा, केटाइन की साइज का ऑर्डर, अपने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, देखने में उल्टी कर दी। तो यहाँ साइज का ऑर्डर यही है बेटा, केटाइन क्या है, साइज का ऑर्डर। और आपको पता है केटाइन की जहां साइज क्या है बेटा, बड़ी, वहां कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम, क्योंकि साइज क्या होनी चाहिए थी, छोटी। इन दोनों में बात करूं तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि क्यों,
कि ये सोडियम है, ये कॉपर है, कॉपर क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जहां सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वहीं कोवलेंट कैरेक्टर है ज्यादा। नेक्स्ट हमसे पूछे सोल्यूबिलिटी, क्या पूछे, तो सोल्यूबिलिटी मुझे पता है बेटा कि देखो ये OH है, ये OH3 है, तो आपको बचपन में सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लो। तो OH तो सेम है, तो उसको देखना है क्यों, सेम को नहीं देखते जो अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर Fe+2 चार्ज में, किसमें बेटा, और यहाँ पे Fe किसमें चार्ज में, +3 चार्ज में। तो आपको पता है ये +2 में, ये +3 में, तो केटाइन क्या क्या बेटा, चार्ज क्या अलग अलग है। इस केटाइन का चार्ज +3, इस केटाइन का चार्ज +2। तो आपको पता है चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, और आयनिक कैरेक्टर कम तो सोल्युबिलिटी भी कम। सोल्युबिलिटी भी कम का क्या, इन दोनों में मैं बात करूं तो केटाइन सेम है। एनाइन देखो तो इसका एनाइन क्या है, O2-, इसका एनाइन कौन है, H2-। तो अब मुझे पता है कि एनाइन का चार्ज क्या है, सेम। तो साइज देखूंगा तो साइज किसकी ज्यादा है, H2- की, और एनाइन में साइज ज्यादा होती है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, ज्यादा। एनाइन की तो प्रोपोर्शन होती है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर कम तो सोल्युबिलिटी भी कम। बेटा मैंने कोवलेंट कैरेक्टर से देखनी है, क्योंकि बोन में वो तो क्या हो गया कि परफेक्ट आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, क्या होना है, परफेक्ट। और उसमें सोल्युबिलिटी नहीं दिखाई थी, हाइड्रेशन एनर्जी बताई थी, हाइड्रेशन एनर्जी। सोल्युबिलिटी में दोनों चीजें आती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी आती है और लेटिस से एनर्जी। मुझे क्या पता कौन ज्यादा है, दोनों चार्ज अपॉन साइज है। हाँ हाँ हाँ, लिख के देगा भाई, तुझे कैसे पता, कुछ तंत्र मंत्र तांत्रिक थोड़ी है तू कि खुद ही पता करेगी गैस है कि एक्वस है। नहीं दिया तो गैस दे देगा तो एक्वस। अभी मैं रुक जा, किसी से नहीं कराऊंगा, अभी मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मेरे को कितना आता है, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा उसी से करने का। ठीक है, ये तो सिर्फ दो चार एग्जाम्पल को सोल्व करने के तरीके, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ ताकि वो हमसे पूछ ले कि कोवलेंट कैरेक्टर से सोल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। बाकी करना इनसे कुछ भी नहीं है। अभी ट्रिक बताऊंगा, रुक जा, सोल्युबिलिटी की, सारों का जॉइंट इफेक्ट है ना, सिर्फ उसी से सोल्व करना है। ये अपने पास है बेटा, तो अगर इनमें केटाइन तो सेम है, एनाइन देखूं तो एनाइन इसमें फ्लोरीन है, F-, इसमें Cl-, इसमें Br-, इसमें I-। तो अगर मैं इसमें साइज देखूं तो साइज का ऑर्डर ये चार तो सेम है। और आपको पता है जहां एनाइन का साइज ज्यादा वहीं कोवलेंट कैरेक्टर है ज्यादा, और जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा वहां आयनिक कैरेक्टर है कम, और जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वहीं सोल्युबिलिटी ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वहीं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या फिर जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो मुझे पता है ये NaCl और ये CuCl, तो इन दोनों में से इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि वो सूडो नोबल गैस का। और जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। KCl NaCl, तो मुझे पता है बेटा कि देखो एनाइन तो ये भी सूडो नोबल है, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम। SnCl2 SnCl4, तो एनाइन तो सेम है। तो केटाइन में अगर मैं देखूं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ Sn+2 है, यहाँ Na+4 है। तो मुझे पता है केटाइन का चार्ज वहां ज्यादा है, और जहां केटाइन का चार्ज ज्यादा होता है वहां कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा। और जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। PbCl2 PbCl4, तो ये +2 और ये +4। तो आपको पता है बेटा जहां पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, केटाइन के चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ केटाइन +4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। बोलो कोई दिक्कत है, कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कलर, HgF HgCl HgBr और Agi। तो अगर मैं देख तो केटाइन तो सेम है, तो एनाइन अपने पास कौन है, FCl Br और ये दिए हुए बेटा। तो अगर मैं इनका कोवलेंट कैरेक्टर देखना चाहूँ, क्या देखना चाहूँ बेटा, तो पहले तो मुझे क्या देखना है, साइज। तो एनाइन की साइज का ऑर्डर यही है, और जहां एनाइन की साइज ज्यादा वहीं कोवलेंट कैरेक्टर है ज्यादा, और जहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा वहीं कलर ज्यादा आएगा। AgF तो कलरलेस है, AgCl व्हाइट है, AgBr येलो है, और Agi डार्क येलो है। कैसा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए कलर भी ज्यादा है। ऐसा हमसे इसमें भी पूछ सकता है इन दोनों में से ज्यादा कलर किसका होगा, इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कलर ज्यादा होगा। आगे बात में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब थे, जो आपसे पूछेगा आपको जवाब देना है कि कोवलेंट कैरेक्टर से सोल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, स्टेटमेंट देगा तो आप स्टेटमेंट का जवाब दे दोगे कि सर ऐसे जवाब ऐसे होगा, लेकिन आंसर इससे ज्यादा
बच्चे से नहीं आते, क्योंकि आंसर में हमारे पास हाइड्रेशन भी होती है, लेटिस भी होती है, किसकी माने सब चार्ज अपॉन साइज है, सब चार्ज अपॉन है। अपन ने क्या किया, इन सबकी लास्ट में भी ट्रिक मैं आपको सुनाऊंगा, उसे याद रखनी है, कहानी खत्म। क्लियर है? बट आयनिक करेक्टर पोलर कंपाउंड में घुलने के लिए मैंने कल आपको बताई थी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, पोलर कंपाउंड उसको खींच खींच के बाहर ले जाएगा ना, नॉन पोलर को बाहर क्यों ले जाएगा, पानी बाहर से अट्रैक्शन लग रहा था, बाहर से क्या लग रहा था, अट्रैक्ट नहीं करेगा। आयनिक बॉन्ड पानी में टूटता है, बाकी कहीं नहीं टूटता, क्योंकि उसमें पानी में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है। चल, हाँ, चलो अब जो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन की। देखो बेटा क्या है कि अगर मुझे पता है किसी के पोलराइजेशन ज्यादा है, कैटाइन और एनाइन का तो जॉइंट इफेक्ट होता है, तो अगर मैं अपने पास मैं उन्हीं एलिमेंट को ले रहा हूँ बेटा जो अपने काम आते हैं, ठीक है। जैसे बेरिलियम है, ये बेरिलियम के हैलाइड्स है, ये एल्यूमिनियम के हैलाइड्स है, ये मैग्नीशियम के हैलाइड है, ये लिथियम के और ये सोडियम के। तो आपको बस ये सब हैलाइड्स में ध्यान रखना है। देखो ध्यान से कि एल्यूमिनियम ये वाले कंपाउंड है, सोडियम के सारे हैलाइड, सोडियम के, लिथियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एक एक, लिथियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एक एक, ये सारे क्या होते हैं, परफेक्टली आयनिक होते हैं। परफेक्टली क्या होते हैं, तो अपन मैं सिर्फ सोल्यूबिलिटी से नहीं पढ़ा सकता आपको, सोल्यूबिलिटी सब कुछ। रीजन क्या है, क्योंकि आयनिक लेटिस एनर्जी सिर्फ किन के लिए डिफाइन है, जो आयनिक होंगे। पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन है, जिनमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आए। तो अपन इनका सिर्फ अपन कहेंगे वो तो किताबी बातें, उनको वहीं तक छोड़ देंगे, स्टेटमेंट आएगा तो जवाब देंगे, वरना आप जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को इससे सोल्व करना है। स्टेटमेंट के लिए वो पढ़ा दिया, क्वेश्चन के लिए इससे सोल्व करना है, दोनों एकदम परफेक्टली समझ में आते हैं। ये सब परफेक्टली आयनिक है बेटा, घर पे इनकी प्रैक्टिस करोगे बेटा, लिख के कुछ नहीं, ये लिखना है तुम्हें, तो सब हेलाइड्स हैं, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम। तो फिर आपको एल्यूमिनियम से लेके AlF3 से लेके इस तरह से ये सारे सारे क्या है बेटा, आयनिक, ये सारे आयनिक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के इस AlF3 को छोड़ के सारे कोवलेंट है परफेक्टली, सारे परफेक्टली क्या है, मतलब इनके लिए कोई लेटिस एनर्जी एनर्जी डिफाइन ही नहीं। आपको याद है इनके, तो मैं डायमंड डूमर बना रहा था, इनके तो ऑक्टेट ही पूरे नहीं, क्योंकि आयनिक है, सॉरी कोवलेंट है, इनके तो ऑक्टेट पूरे, इनके तो क्या है, ऑक्टेट है पूरे, आयनिक है इनके, इनके लिए कोई देखने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि आयनिक है, आयनिक के हमेशा ऑक्टेट क्या होते हैं, पूरे। तो ये परफेक्ट कोवलेंट है, परफेक्ट है। बच्चे बीच वाले ये मैग्नीशियम और लिथियम वाले, इनके एक एक छोड़ के बाकी, इनकी लेटिस तो आयनिक है, लेटिस तो कैसी है, आयनिक। क्लियर है? बाकी नेचर कोवलेंट ही है, बाकी नेचर कैसा है, लेटिस आयनिक होने का मतलब क्या होगा, जैसे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, जैसे SCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर, तो जिस तरह की लेटिस बनती है ना, तो वो तो आयनिक कंपाउंड जैसी है, लेकिन नेचर कैसा है, कोवलेंट, मतलब ये परफेक्टली आयनिक है, ये परफेक्टली कोवलेंट है, ये बीच के, पर इनको एज्यूम ऐसे करना जैसे आयनिक को इसको करते हो, कोवलेंट को करते हो। क्लियर है? कुछ गुण आयनिक के, कुछ गुण है कोवलेंट के, इसलिए अपन सीधी कोई मैं सिर्फ कहूं पोलराइजेशन से सोल्व कर दो या हाइड्रेशन से सोल्व कर दो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बच्चे के लिए ये चीज पॉसिबल है, तो अपन कहते हैं इग्नोर मारो ना, कहीं को तुम्हें क्वेश्चन करते समय देखना ही क्यों है कि कोवलेंट कैरेक्टर देखना है कि आयनिक कैरेक्टर देखना है, छोड़ दो इस चीज को। क्लियर है? वो हमें थ्योरेटिकल पूछे कि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है, हम कहेंगे सोल्युबिलिटी घटती है। हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, हम कहेंगे सोल्युबिलिटी बढ़ती है। लेटेस्ट एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, हम कहेंगे सोल्युबिलिटी घटती है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हुई, सोल्व ऐसे नहीं करेंगे। आई बात में, ये मैंने आपको समझाया। क्लियर है? अब देखो इसका यूज क्या है। सबसे पहले अपने को यूज में पढ़ना है थर्मल स्टेबिलिटी। क्या पढ़ना है? ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या चीज होती है, इस चीज को समझो बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट के अगेंस्ट स्टेबिलिटी। मैं और किसी चीज रिएक्टिविटी नहीं देख रहा हूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। थर्मल स्टेबिलिटी अलग चीज होती है। आपको कोई गर्म करे, आप जलो ना। क्लियर है? कि आप किसी चीज को जला रहे हो और वो जल नहीं रहा कहीं देर तक, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। वो उसकी क्या है भाई, जैसे पॉलीथीन, उसको आग के पास ले जाओ, फौरन क्या हो जाती है, जल जाती है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जिस पे ये होता है, बर्तन होते हैं, उस पर लगा रहता है ना, डंडा सा लगा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हैंडल लगा होता है। वो हैंडल इतना जल्दी नहीं जलता। जो बर्तन पे हैंडल लगा होता है, जिसे पकड़ते हो, वो उसकी हीट के प्रति रेजिस्टेंस ज्यादा है, पॉलिथीन से ज्यादा। ये तुम घर पे गर्म आपका खाना बन रहा है, उस वाले चीज को आप क्या करना, उस बर्तन को पॉलिथीन से पकड़ो ऐसे, तुम भी पॉलिथीन भी चिपकेगी, तुम भी चिपकोगे, लेकिन हैंडल से आराम से पकड़ लेते हो। मतलब उसकी हीट के प्रति रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो कोई मॉलिक्यूल थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब मैं गर्म करूं और वो स्टेबल बना रहे, बस उसी को क्या बोलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं, हम का क्या, देखो
ऊपर 11th क्लास में, ऊपर ऊपर 11th वालों में। क्लियर है? अब जो बड़ा ध्यान से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमें क्या करना है, नहीं देखना कौन आयनिक है कौन है कोवलेंट है, आपको देखना है कि एनाइन कैसा है, अगर मोनो एटॉमिक एनाइन है या फिर पॉली एटॉमिक एनाइन है। इस पॉली एटॉमिक मतलब ऐसा केटाइन से कोई मतलब नहीं है, ऐसा केटाइन, ऐसा एनाइन जो एक से ज्यादा एटम से बना, जैसे ये क्या एक पॉली एटॉमिक एनाइन है, क्या ये भी एक पॉली एटॉमिक एनाइन है? सब देखो एनाइन में देखो एक से ज्यादा एटम से बने कि नहीं बने, तो ये कैसे एनाइन है, पॉली एटॉमिक एनाइन। और ये एनाइन देखो एक एक एटम से बने, चार्ज नहीं बोल रहा हूं, एटम देखो O2 माइनस में एटम कितना है? एक। मुझे बताओ O2 2 माइनस पॉली एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक है? पॉली एटॉमिक है, दो एटम हो गए। कैसा है? पॉली एटॉमिक एनाइन है। O2 माइनस कैसा है? पॉली एटॉमिक। अरे चार्ज क्यों देख रही है, मॉलिक्यूल दे, एटम दे कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दो। तो एटम देखने पॉली एटॉमिक एनाइन, चार्ज नहीं देखना, मैं फिर इसलिए रो रहा हूं। चार्ज मत देख, क्या देख, एटम देख। O2 में कितने एटम है? दो। O2 में भी कितने एटम? दो। O2 माइनस ये देखो इसमें एटम एक है, चार्ज से को लेना देना N3 माइनस, चार्ज से क्या होना, एटम तो एक ही है। तो क्या ये समझ में आया बेटा? मुझे पता नहीं, ये रोना तुम्हें बाद में होता है तुम्हारे। तो ये क्या हो गया बेटा, मोनो एटॉमिक एनाइन, एटम एक होना चाहिए ऐसे एनाइन, और एक होता है पॉली एटॉमिक एनाइन। तो मोनो एटॉमिक एनाइन है, उनमें अपने को लेटिस एनर्जी से देखना है। किससे देखना है? थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। कहानी खत्म। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालना सिखा रखा है, जो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर है वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्यों है, क्या है, मतलब ही नहीं है। क्लियर है? होंगे आयनिक करेक्टर ज्यादा। आगे बात में फिर अगर पॉली एटॉमिक एनाइन है तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का सिखा रखा ऑर्डर, तो चुपचाप पोलराइजेशन देखो। किससे देखो? चाहे केटाइन की देखना चाहे एनाइन की देखना, किसी की भी देखना, मुझे इससे मतलब नहीं है। इसको पोलराइजेशन से देखना, इसको किससे देखना? लेटिस एनर्जी से। आगे सुन, खत्म। मुझे क्या मतलब कि वो कोवलेंट करेक्टर रखता है कि आयनिक रखता है, मैं क्यों याद रखूं? वरना याद रखना पड़ता है कि इसमें आयनिक करेक्टर है, इसमें कोवलेंट करेक्टर है, तो इसको फाजान से देखना है। मैं क्या मतलब, मैं देखूंगा एनाइन कैसा है, सिंगल एनाइन वाला सिस्टम है, सिंगल एटम वाला, तो मैं लेटिस एनर्जी से देखूंगा। लेटिस एनर्जी मैंने सिखा दी। इसमें क्या देखूंगा? मैं पोलराइजेशन से देखूंगा। कहानी खत्म, बस हो गया काम। जैसे मुझसे पूछा कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो मैंने कहा अच्छा ये तो मोनो एटॉमिक एनाइन है, तो लेटेस्ट एनर्जी देखूंगा, लेकिन एनाइन तो सेम है, तो क्या देखूंगा? केटाइन। क्या देखूंगा? एनाइन तो सब में सेम है, तो केटाइन की लेटेस्ट एनर्जी देखूंगा। और सारे केटाइन का चार्ज क्या है? सेम। तो क्या देखूंगा? साइज। क्या देखूंगा? और लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज। तो मुझे पता है जिसकी साइज छोटा उसी की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, और जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा उसी की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। चमका क्या? मैं इधर आया, अब मुझे पास ये दिए, मैंने कहा अच्छा ये तो पॉली एटॉमिक है। क्या है बेटा? एनाइन को देखो, एक एनाइन में एक से ज्यादा एटम है, मैंने कहा तो पॉली एटॉमिक एनाइन है, तो इनको तो पोलराइजेशन से देखना है। और पोलराइजेशन के क्या? इनवर्सली। लेटिस के तो प्रोपोर्शनल था, पोलराइजेशन के क्या है? इनवर्सली। तो मैं थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजेशन देखूंगा, और पोलराइजेशन में एनाइन तो सेम है, तो क्या देखूंगा? केटाइन का। और केटाइन का जो पोलराइजेशन पावर है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात है। अब देखो सिंपल सिखाने, तो मुझे बताओ पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या आएगा, कि सर पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा इसकी होगी बेटा, और जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी थर्मल। क्यों बेटा? क्योंकि सर जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी इसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, और कोवलेंट बॉन्ड तो कमजोर होता है। कोवलेंट बॉन्ड तो क्या होता है? कमजोर होगा, तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी ना। अरे बोलो, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो हमसे क्वेश्चन आता है ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनाइन में लिथियम कम स्टेबल होता है, मोनो एटॉमिक में लिथियम ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि यहाँ लेटेस्ट एनर्जी देखते हैं तो लिथियम जीता देता है, और यहाँ पोलराइजेशन के इनवर्सली है। पोलराइजेशन ऑफकोर्स अभी भी इसी का ज्यादा था, लेटेस्ट एनर्जी भी इसी की ज्यादा है, पोलराइजेशन भी इसी का ज्यादा है, लेकिन मोनो पॉलीएटॉमिक में पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? कम। तो हमसे इसे दो दो ऑप्शन देके पूछता है इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है नहीं। आगे बात में, तो अगर पॉलीएटॉमिक दिखे तो आप पोलराइजेशन से देखो, और वो भी इनवर्सली। क्या देखो? और मोनो एटॉमिक देखे तो लेटेस्ट एनर्जी प्रोपोर्शनल। कहानी खत्म। कोई भी क्वेश्चन आ जाए में दिक्कत ही नहीं होती। चलो नेक्स्ट में आता है सोल्यूबिलिटी। क्या आता है बेटा? जो बेटा सोल्यूबिलिटी में अगर तुम्हें बात करो, अपन जनरली दो ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की। इसकी बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की।
मैं कहता हूं कि सोल्यूबिलिटियां नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, ग्रुप में सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। ये स्टेटमेंट याद रखो, सोल्यूबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। 3-4 एक्सेप्शन को छोड़ दो, बाकी सब फॉलो करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। क्या याद हुआ सबको? बोलो सबके सब एक साथ, सोल्यूबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। अब ध्यान से, एक्सेप्शन ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप फर्स्ट का याद करो, देखो तीन चीज सेम है, F माइनस OH माइनस O2 माइनस, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, तीन तो हो गए। उसके बाद देखो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, सल्फेट सल्फाइड, हाइट वाला ना। तो क्या याद करो क्या है, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, फाइट सल्फेट सल्फाइड, इनकी सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। बाकी सारे, मैं एनाइन की बात कर रहा हूँ, केटाइन के लिए नहीं है कि कोई भी एनाइन आए, हर एनाइन, अगर कोई भी एनाइन आएगा, जैसे आपके पास लिथियम है LiCl, क्लियर है, NaCl, KCl, तो आपकी जनरल स्टेटमेंट क्या है, नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी घटती है, नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी घटती है। लेकिन ये एनाइन हुए, अगर ये एनाइन है हुए किसी केटाइन के साथ में, तो सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ेगी, नीचे जाने पे बढ़ेगी। जैसे अगर मैं आपको दूं बेटा LiF NaCl, क्लियर है, सॉरी NaF KF, तो आपको जनरल स्टेटमेंट क्या है, सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर घटती है, क्लियर है। पर आपने देखा फ्लोरीन है तो सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी। कहां पे? वो तो स्टेबिलिटी है, ये सोल्यूबिलिटी है। थर्मल स्टेबिलिटी को अलग तरीके से देखा है, सोल्यूबिलिटी को कैसे देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर जनरल स्टेटमेंट क्या घटेगी। लेकिन ग्रुप फर्स्ट में फ्लोराइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, इनके केस में नीचे जाने पर ग्रुप में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, वरना सोल्यूबिलिटी क्या होती है, घटती है। अब ग्रुप सेकंड में, तो ग्रुप सेकंड में कुछ अलग है ही नहीं, फ्लोराइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये तो तीन सेम ही है। एक अलग क्या आ गया बेटा, ऑक्सिलेट, क्या आ गया, C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट। मतलब इसमें तीन तो सेम है, तो इसमें गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, इसमें 4 उसमें 7 है, क्लियर है। तो क्या ऑर्डर हो गया, F माइनस OH माइनस O2 माइनस ऑक्सिलेट, इसको क्या बोल दो, ऑक्सिलेट। तो ऑक्सिलेट आया, तो इन ग्रुप सेकंड में इन चार के लिए तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। और इसके लिए बात करें तो बेटा सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। कंपेयर तो इनमें ही करूंगा ना, F तो सब में सेम है, तो LiF सोडियम, तो नीचे ग्रुप में नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। जैसे मैं लिखता बेटा LiOH NaOH KOH, तो पहला स्टेटमेंट होता है सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर घटती है, फिर कारू को OH माइनस के केस में नीचे जाने पर घटती है, OH माइनस के केस में नीचे जाने पर बढ़ेगी। आगे बात समझ में? तो क्या याद रखना है, ग्रुप फर्स्ट में F माइनस OH माइनस O2 माइनस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, इनकी सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। बाकी कोई भी एनाइन हुआ तो सोल्यूबिलिटी हमेशा ग्रुप में नीचे जाने पर घटेगी, क्लियर है। ग्रुप सेकंड में F माइनस OH माइनस O2 माइनस ऑक्सिलेट, इनकी सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी, बाकी सारी एनाइन के लिए घटेगी। जैसे अगर अपन बात करें बेटा मैं कहूं CrO4 माइनस, अगर ये एनाइन है, अगर ये जैसे मान लो NaCrO4 LiCrO4 KCrO4 RbCrO4 TgMCrO4, ऐसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा सोल्यूबिलिटी बताओ। आपने कहा सोल्यूबिलिटी नहीं जाने पर घटती है, तो बस वो घटती है, कहानी खत्म। तो मतलब इसके केस में सोल्यूबिलिटी ग्रुप फर्स्ट में नहीं जाने पर क्या होगी, घटेगी। NO3 माइनस में भी घटेगी, SO4 तो मैंने आपने कहा रुको, सल्फेट सल्फाइड बढ़ेगी, इसके केस में भी बढ़ेगी। लेकिन ऑक्सिलेट का तो फर्स्ट ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है ना, फर्स्ट ग्रुप में कौन है, F माइनस OH माइनस O2 माइनस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, ये तो ऑक्सिलेट है, इसमें घटेगी, बाइकार्बोनेट में बढ़ेगी, कार्बोनेट में बढ़ेगी, इसमें घटेगी, इसमें भी घटेगी, Br माइनस में घटेगी, Cl माइनस में घटेगी, I माइनस में घटेगी।
एफ माइनस में बढ़ेगी, ओ एच माइनस में बढ़ेगी, ओ टू माइनस में बढ़ेगी, इसमें घटेगी। इसी तरह अगर ग्रुप सेकंड की बात करूं तो नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी घटती है तो घटेगी, घटेगी, इसमें भी घटेगी, इसमें भी घटेगी, लेकिन ऑक्जिलेट में बढ़ती है। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में घटती है, ग्रुप सेकंड में इनमें घटती है, ग्रुप कार्बोनेट, इसकी भी घटेगी, इसकी भी घटेगी, ये भी एफ माइनस ओ एच माइनस ओ टू माइनस की बढ़ेगी और इनकी सम का क्या, बाकी सब में पूछता ही नहीं है। अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी एरर है, थोड़ी थोड़ी एरर क्या है, मोस्ट ऑफ तो सल्टा दोगे। अब छोटी छोटी एरर्स क्या सुनो, जैसे लिथियम इस हैलाइड्स के साथ है, जैसे LiCl में तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ पूरा मत सोचो, अगर मैं तुम्हें देता LiCl, देखो पूरा ऑर्डर तो वैसे भी नहीं पूछता, छोटा मोटा पूछता है, KCl, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। तो आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए कि हेलाइड्स हैं तो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में एफ माइनस ओ एच माइनस ओ टू माइनस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, इनको छोड़ के सबकी घटती है, तो आपका मेजर ऑर्डर यही आता है बेटा। आगे बात में, अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी क्या है दिक्कत, ऑर्डर यहाँ आना चाहिए था, होता क्या है बेटा, लास्ट वाले दो है ना बेटा, ये उठ के कहां पे आ गए बेटा, आगे दो कदम आगे चल गए, लास्ट वाले से याद रखो, लास्ट वाले दो दो कदम आगे आ गए, कितने कदम आगे आ गए क्लोराइड के लिए, ये सिर्फ क्लोरीन में दिक्कत है, बाकी फ्लोरीन क्लोरीन सब एकदम परफेक्ट है, लास्ट वाले दो क्या आगे, दो कदम है आगे। इसी तरह ये है बेटा, मैंने तुम्हें दिया LiI NaI, तो बेटा इसमें क्या होना चाहिए, नीचे जाने पे सोल्युबिलिटी घटनी चाहिए, बस इसमें एक कदम पीछे, लिथियम आयोडाइड एक कदम है पीछे चला जाएगा, ठीक है, इतना सा याद रखना है कि पहले वाले ग्रुप में क्लोरीन में क्या है, लास्ट वाला दो दो कदम आगे आ जाएंगे और इसमें पहले वाला एक कदम है पीछे चला जाएगा, क्लियर है, आयोडाइड में क्लोर, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमाइड ब्रोमाइड। अब एक और चीज है बेरिलियम के साथ में, इन एल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल साल्ट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के जितने भी साल्ट होंगे, बेरिलियम के सबसे पहले एलिमेंट बेरिलियम, उसकी सोल्यूबिलिटी हमेशा ही ज्यादा होगी, हमेशा ही क्या होगी, बस उसका साल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साल्ट, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ये नहीं होने चाहिए, हेलाइड साल्ट होने चाहिए, क्लियर है, कोई भी साल्ट होना चाहिए, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं होने चाहिए, क्लियर है। तो बेरिलियम चाहे कुछ भी हो, हमेशा सोल्यूबिलिटी ज्यादा, हमेशा सोल्यूबिलिटी, जैसे आपने से कहा कि ये कंपाउंड आपके पास, आपको कहा सोल्यूबिलिटी लिखो, क्या लिखो, तो आपने देखा कि मेरे पास ये क्या है, ऑक्जिलेट है, देखो ध्यान से, आपने कहा अच्छा ऑक्जिलेट है, और ऑक्जिलेट में आपको क्या सिखा रखा है कि सर एफ माइनस ओ एच माइनस ओ टू माइनस और ऑक्जिलेट, इनकी नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, आपने मेजर ऑर्डर लिख लिया कटाकट, लिख लिया, फिर याद है अच्छा ये तो हो गया मेरिट कम, फिर पूछता आपको याद है अच्छा बेरिलियम की तो हमेशा ही ज्यादा होती है, बेरिलियम की तो हमेशा ही, तो आप बेरिलियम को यहाँ से मिटा के सबसे आगे लिख दो, बचना से तो है। इसी तरह आपको आया ये वाला, तो आपने कहा एफ माइनस ओ एच माइनस ओ टू माइनस, नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी हमेशा ही बढ़ती है, इनके लिए बढ़ती है, ग्रुप इनके लिए मैंने सोल्यूबिलिटी बढ़ा दी, फिर याद आया इसके तो साल्ट की हमेशा ही क्या होती है सबसे ज्यादा, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बनाया बेटा क्लोरीन मैग्नीशियम ये वाला, तो आपको बताया कि ग्रुप सेकंड में एफ माइनस ओ एच माइनस ओ टू माइनस ऑक्जिलेट, इनकी सोल्यूबिलिटी नीचे जाने में बढ़ती है, बाकी सबकी सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर घटती है, तो नीचे जाने पर सोल्यूबिलिटी घटा दी, बेरिलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, आपकी बात पहले ज्यादा है, पहले क्या है। नेक्स्ट देखो, अब आता है बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, तो ओ की सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तो आप ऑर्डर क्या लिखोगे कि सर सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर हम यही लिखेंगे, क्योंकि ओ के लिए तो बढ़ती है ना, एफ माइनस ओ एच माइनस ओ टू माइनस ऑक्जिलेट, इनकी सोल्यूबिलिटी जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, तो आप यही ऑर्डर लिखते। फिर आपको याद आता कि बेरिलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर रुको ये ऑक्साइड है, साल्ट है ना, हाइड्रोक्साइड होता तब भी मैं नहीं करता, साल्ट के लिए, किसके लिए बात है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में नहीं है वो दिक्कत, आगे क्लास में। नेक्स्ट देखो, ऑल मेटल क्लोराइड आर इन सोल्यूबल, जितने भी मेटल क्लोराइड है बेटा वो सब के सब क्या है, सोल्यूबल है, इन तीन को छोड़ के, इन तीन को, ऑल मेटल सल्फाइड आर इनसोल्यूबल, फर्स्ट और प्लस को छोड़ के, फर्स्ट ग्रुप में बेटा सल्फाइड सोल्यूबल थे। अब क्वेश्चन कैसे आता है आपके पास, ऐसे आता है MgSO4 LiSO4, क्लियर है, कहता इनमें से कौन सा सोल्यूबल नहीं है, अब बच्चों को याद ही नहीं आता। अब मैंने क्या सिखाया है कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सोल्यूबिलिटी में क्या क्या है, एफ माइनस ओ एच माइनस, सॉरी एक ग्रुप के लेना, एक सेकंड रुक जाओ,
वेरिएबल्स। कहता है इन दोनों में से कौन सॉल्युबल नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ध्यान समझो क्वेश्चन कैसे आता है, जब मैंने पढ़ाया क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, कैसे पूछता है इन दोनों में से कौन सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबिलिटी तो पूछी ही नहीं। तो आपको पता है ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड में F माइनस OH माइनस O2 माइनस ऑक्जिलेट, इनकी सॉल्युबिलिटी निजाने बढ़ती है, बाकी सबकी घटती है। इसका मतलब ये ज्यादा सोल्यूबल, ये कम सोल्यूबल है। जो कम सोल्यूबल है वही क्या है? इनसोल्यूबल। अब और क्वेश्चन क्या बदलता है कि इनमें से, अब आपको मैंने कल सिखाया था कि जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रेशन से वो इनसोल्यूबल होगा, और यही बात हुई थी। तो हमसे क्या पूछता है, इनमें से कौन सा जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है? तो आप पहले क्या पता कर लो कि कौन सा कम सोल्यूबल है। जो कम सोल्यूबल है उसकी लेटिस एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन से ज्यादा। उल्टा पूछेगा ना हमसे, तो हमसे क्या पूछेगा? LIF और KF पूछेगा, इनमें से कौन सा जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो आपने क्या कहा? अच्छा, ग्रुप फर्स्ट में F माइनस OH माइनस O2 माइनस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइड, इनकी सोल्युबिलिटी निजाने बढ़ती है, तो इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। सोल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा रही होगी, मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसकी लेटेस्ट एनर्जी से क्या है? ज्यादा। मैंने ये नहीं कहा इसकी एफ की हाइड्रेशन एनर्जी LIF की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मैं ना ऐसे पूछेगा कौन सा कंपाउंड है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा है। तो मुझे पता है जो ज्यादा सोल्यूबल है, तो इस कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी इसी कंपाउंड की लेटेस्ट से क्या है? ज्यादा। मैंने ये नहीं कहा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इससे ज्यादा है, ऐसी कोई बात हुई? वो तो तुम सीधा बता देते हो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। वो पूछता है किस कंपाउंड की हाइड्रेशन उसी के लेटेस्ट से ज्यादा है, तो कहानी खत्म। मैंने सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बताया रखा है, उसे पता दो। अरे चमका क्या? पक्का। एक बार क्वेश्चन और करना, आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया तब। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। हाँ, कोई बता देंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? पक्का। चलो, लो तुम्हारा वो फॉर्मल चार्ज भी करवा देते हैं, थोड़ा सा बच गया ना, तो जगह दिख रही है खाली, यार इतने में हो जाएगा। तो बेटा फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं होता, ये मतलब ऐसे एनसीईआरटी की बनाई हुई बकवास चीज है। वैलेंस V माइनस N माइनस B/2, ठीक है। तो लिखो बेटा इसको, V होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लिख लिया फटाफट। V होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। V क्या होता है बेटा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, लिख लिया। N होता है बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और B होता है बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास में ऐसे देता है, जैसे ये NH4 है, कहता है इसके लिए सोल्व करो। इसके लिए क्या करो बेटा? सोल्व। तो आपको पता है नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। नॉन बॉन्डिंग है ही नहीं ना, 4 बॉन्ड बने लोन पेयर तो है ही नहीं इसपे। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? नाइट्रो अमोनिया NH4 तो है, बस उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3 दिख रहा है, 4 बॉन्ड बने मतलब sp3 है, और sp3 कोई बॉन्ड है ही नहीं इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 5 माइनस 0, बॉन्ड पेयर कितने इसमें? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 डिवाइड बाई 2, फॉर्मल चार्ज कितना है? 1। इसका चार्ज कितना हो गया? प्लस। क्या हो गया? क्या? लोन पेयर नहीं है ना? कहाँ है? लोन पेयर होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो लोन पेयर किसे बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आगे सुने। अब जैसे SO3 है, अपन SO3 की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? क्लियर है? किसी किसी बुक में आपको लिखा दिखेगा कि SO3 ऐसा बनाया होगा। क्लियर है? इससे क्यों बना देते हैं कि भाई हमें पता है ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। हर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 2। तो क्यों ना सल्फर अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड से दे दे? किससे दे दे? स्ट्रक्चर ये भी सी स्ट्रक्चर है, ये भी सी। क्लियर है? और ये फॉर्मल चार्ज निकालना समझ में आया कैसे निकालना है? किसी का भी निकाल दो, जिसका पूछेगा उसका बता दो। जैसे हमें पूछा SO4 2 माइनस का, इसका। अब ये बच्चों वाले खेल है, तुम खुद ही बता देते हो SO4 2 माइनस, ऑक्सीजन में -1 चार्ज है। और इसको मैं कहता हूँ फॉर्मल चार्ज से करते क्यों? आपको निकालना आता ही है कि फोकस ज्यादा बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, फोकस से ज्यादा बॉन्ड बनाया तो। ठीक है, ये ध्यान रखना SO3 के स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा,
उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। H1NO3- की स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ये तुम्हें मैं उसमें सिखाऊंगा, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, NO3-। कोऑर्डिनेट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूल्स इस तरह एक्सप्लेन है, रिएक्शंस, और ऐसा भी एक्सप्लेन हो सकती है। भाई हमें ये तो कहा 2 इलेक्ट्रॉन देने, क्यों ना स्थल पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट से पकड़ा दे। भाई इस ऑक्सीजन को 2 ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 2 4 2 6 2 8। हाँ डेटिव बॉन्ड में पूछेगा तो ऑफकोर्स हाँ करेंगे, डेटिव बॉन्ड है। हाँ कोऑर्डिनेट होता है डेटिव। ये रहा। अरे इसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट के, भाई हमें किसी बॉन्ड को देखा तो है नहीं, तो शुरू में जब लुइस ने बनाया था उसने ये बनाया था। हाँ भाई कोऑर्डिनेट, भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देने, क्यों पाई बॉन्ड बनाए, दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ा दे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, ये भी है और ये भी। SO3 की NO3- का ये स्ट्रक्चर ध्यान रहे, एक कोऑर्डिनेट होता है। अब ये चीजें अपन कहाँ सीखेंगे, जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे। क्लियर है, इससे आगे इसने केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। जो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 है बेटा, वो अपन कहाँ पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में। पार्ट 2 मतलब इससे चीजें जो अपने पी ब्लॉक वाले स्ट्रक्चर्स को सोल्व नहीं करा सकता मैं। कोई सोचे कि सर आपने वो तो पढ़ा ही नहीं पी ब्लॉक वाले स्ट्रक्चर्स को, तो वो अपन किस में सीखेंगे बेटा, पार्ट 2 में। और पार्ट 2 कब पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में। क्लियर। अभी अगर अपन पार्ट 2 नहीं पढ़ सकते क्योंकि रेडॉक्स नहीं है, क्या नहीं है, रेडॉक्स नहीं है। अभी स्टार कास्ट नहीं है अपने पास पूरी। हाँ हाँ टोटल, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, सबका सब मिला के 4। हम्म, कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड बने हुए। देखो तू जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल रही है C2 का, MOT से निकाला है। किससे निकाला है, MOT नहीं मानती कोवेलेंसी को। 2 अलग अलग थ्योरी को मिक्स मत कर, VBT को अलग, MOT को अलग। ठीक है, MOT इन चीजों को नहीं मानती ना बेटा।